जुलाई 1943 में रूसी स्टेपी, एक अंतहीन हरे और सुनहरे रंग का परिदृश्य, जिसकी लहराती खेतें ऊंचे और निर्दयी गर्मी के सूरज के नीचे क्षितिज तक फैली हुई हैं। फिर भी इस शांत विस्तार के नीचे हवा में एक जबरदस्त तनाव गूंज रहा था। खाइयों ने धरती को छलनी कर दिया था। तोपें तैयार की गई जगहों पर तैनात थीं और टैंकों के बख्तरबंद दस्ते कच्ची सड़कों पर गरजते हुए चल रहे थे। हर एक हरकत सटीक थी, हर एक यूनिट उस पल के लिए तैयार थी जब यह शांति अचानक अराजकता में बदल जाएगी। ये था कुर्स्क, पुरुषों और मशीनों की सबसे बड़ी जमावट जो पूर्वी मोर्चे ने कभी देखी थी, और दोनों पक्ष जानते थे कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे। उत्तर में हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेनाएं अपनी अग्रिम आक्रमण टुकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। पैंथर, टाइगर और फर्डिनेंड, हर एक यंत्रीकृत किला था जो आग्नेय शक्ति से लैस था। लुफ्टवाफे के पायलट ऊपर मंडरा रहे थे, सोवियत ठिकानों पर हमला करने और बख्तरबंद सेना की बढ़त के लिए दुश्मन की रक्षा कमजोर करने के लिए तैयार थे। हर कमांडर उत्तर में मॉडल से लेकर दक्षिण में हूट तक दाव को अच्छी तरह समझता था। स्टालिनग्राद की तबाही के बाद यह सफलता वेहरमाख्त को फिर से पहल दिला सकती थी, जिससे रेड आर्मी को पीछे धकेला जा सकता था और पूर्वी मोर्चे पर संतुलन बदल सकता था। दूसरी ओर सोवियत भी उतने ही सतर्क थे। खुफिया नेटवर्क जर्मन तैयारियों की रिपोर्टों से गूंज रहे थे, जिससे रेड आर्मी को वार पड़ने से पहले ही उसे भांपने का एक दुर्लभ मौका मिला। मार्शल झुकोव और उनके जनरल्स कुर्स्क के उभार को एक किले में बदलने जा रहे थे। T-34 और KV-1 टैंक धूप में चमक रहे थे, जबकि उनके चालक अभ्यास कर रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इस चुप्पी में ऐसा लगा जैसे स्टेपी ने भी सांस रोक ली हो। करीब 3 मिलियन सैनिक, हजारों टैंक और सैकड़ों विमान दोनों तरफ तैयार खड़े थे। हर फैसला, हर पल और हर गलती मैदानों में कई गुना बढ़कर दिखाई देती थी। 5 जुलाई तक तोपों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देगी और इतिहास की सबसे बड़ी बख्तरबंद भिड़ंतों में से एक सामने आएगी। एक विशाल संघर्ष जो पूर्वी मोर्चे की किस्मत तय करेगा और सैन्य इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएगा। वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उन्नीस की शुरुआत में स्टालिनग्राद की तबाही के बाद वेहरमाख्ट बुरी तरह डगमगा गया था। फरवरी में छठी सेना के आत्मसमर्पण ने जर्मन सैन्य शक्ति और मनोबल दोनों को तोड़ दिया था। पूरा पूर्वी मोर्चा पर जनशक्ति, सामग्री और गति में हुए नुकसान ने जर्मन उच्च कमान को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हिटलर इस बात पर अड़ा था कि जर्मनी को गर्मियों से पहले पहल लेनी है, इसलिए वो जनरलों पर फिर से बढ़त हासिल करने का रास्ता खोजने का दबाव डालता रहा। दक्षिणी क्षेत्रों में फील्ड मार्शल एरिक फॉन मनस्टाइन ने बिखरी हुई टुकड़ियों के अवशेषों को पुनर्गठित करके एक पुनर्जीवित सेना समूह दक्षिण का गठन किया। फरवरी से मार्च में उन्होंने जवाबी हमला शुरू किया, जिसे बाद में खारकोव की तीसरी लड़ाई कहा गया। जनरल हिरमान हूत के अधीन चौथी पेंजर सेना और पॉल हाउजर के अधीन SS पेंजर कोर का उपयोग करते हुए मानस्टाइन ने स्टालिनग्राद से पश्चिम की ओर सोवियत हमले के बाद हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी सोवियत अग्रिम टुकड़ियों पर हमला किया। तेज और क्रूर गतिशील युद्ध में इन जर्मन बख्तरबंद सेनाओं ने सोवियत अग्रिम इकाइयों को किनारों से काटा और घेरा और फिर उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे भारी हताहत हुए और 14 मार्च 1943 को खारकोव शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। फिर महीने के अंत तक बोलग्राद वापस लेने के लिए उत्तर बढ़े। वो सफलता सामरिक रूप से प्रभावशाली थी, पर उसने कमजोरी भी उजागर की। इन सफलताओं ने
जर्मन आपूर्ति लाइनों और सेनाओं को जरूरत से ज्यादा फैला दिया था और वसंत का पिघलना जल्द ही बड़े अभियानों को मुश्किल बना देगा। इसके अलावा हालांकि खारकोव और बेलगोरोद ने थोड़ी राहत दी, लेकिन उन्होंने बुनियादी रणनीतिक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं किया। रेड आर्मी फिर से संभल रही थी, पुनर्गठित हो रही थी और अब भी नए आक्रमण शुरू करने में सक्षम थी। बर्लिन में हिटलर और उनके स्टाफ ने विकल्पों पर विचार किया। वेरमाख्ट ने खारकोव में एक स्थानीय सफलता हासिल की थी, लेकिन पूर्वी मोर्चा अब भी बिखरने की कगार पर था। इसी समय व्यापक युद्ध भी जर्मनी के खिलाफ जा रहा था। मई 1943 में उत्तर अफ्रीका में धुरी शक्तियों की हार ने एक महत्वपूर्ण मोर्चा समाप्त कर दिया। मित्र देशों की इटली में लैंडिंग निकट थी और राइख पर रणनीतिक बमबारी अभियान तेज होने लगा था। हिटलर अपने सहयोगियों की बढ़ती मांगों, जर्मन प्रतिष्ठा को बहाल करने की आवश्यकता और सोवियत संघ को अपूरणीय बढ़त हासिल करने से रोकने की तत्काल सैन्य आवश्यकता का सामना कर रहा था। अब पूर्व में निर्णायक प्रहार सोवियत ताकत को एक झटके में तोड़ सकता था, मोर्चा छोटा कर सकता था और अन्य जगहों पर डिवीजनों को मुक्त कर सकता था। कुर्स्क भार, जो सोवियत मोर्चे में उत्तर में ओरेल और दक्षिण में बेलगोरोड के बीच एक विशाल उभार था, वह ये अवसर प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अगर इस क्षेत्र को काटकर सेनाएं नष्ट कर दी जातीं, तो जर्मनी फिर से रणनीतिक पहल और संचालन की स्वतंत्रता पा सकता था। कोड नेम उंटरनेहमे जिटाडेल या ऑपरेशन सिटाडेल के तहत हिटलर ने दोतरफा चिमटीनुमा आक्रमण की मंजूरी दी। उत्तर से कर्नल जनरल वॉल्टर मॉर्सले की 9वीं सेना आर्मी ग्रुप सेंटर के अधीन ओरेल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगी। दक्षिण से फील्ड मार्शल एरिक फॉन मैनस्टीन का आर्मी ग्रुप साउथ, जनरल हेरमान हूथ की 4थी पेंजर आर्मी और जनरल वर्नर कैंप की डिटैचमेंट के साथ बेलगोरोड से उत्तर की ओर बढ़ेगा। इन दोनों सेनाओं को कुर्स्क के पास मिलना था, जिससे वे अंदर मौजूद सोवियत सेनाओं को घेर कर नष्ट कर सकें। मैनस्टीन ने अपने संस्मरण लॉस्ट विक्ट्रीज में इस आक्रमण की योजना का सारांश दिया है। उद्धरण: ऑपरेशन सिटाडेल का उद्देश्य निर्णायक प्रहार करना था, एक ऐसा हथौड़ा प्रहार जो सोवियत रक्षा पंक्तियों को तोड़ दे और वेहरमाख्ट को फिर से पहल दिला दे। उद्धरण समाप्त। उनके उद्देश्य केवल स्थानीय सफलता से कहीं आगे थे। हिटलर की नजरों में सिटाडेल न केवल एक छोटी मोर्चा रेखा सुनिश्चित कर सकता था, बल्कि एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और सैन्य झटका भी दे सकता था। शायद ये दक्षिण पूर्व से अन्य सेनाओं के साथ समन्वय में मॉस्को की ओर फिर से आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल सकता था। जैसा कि इतिहासकार डेविड ग्लैंज ने द बैटल ऑफ कुर्स्क में उल्लेख किया है, उद्धरण: सिटाडेल हिटलर का पूर्व में रणनीतिक पहल वापस पाने और अपरिहार्य हार को टालने का आखिरी मौका था। उद्धरण समाप्त। फिर भी शुरुआत से ही जर्मन कमान के भीतर संदेह थे। मॉडल ने चेतावनी दी थी कि उसकी 9वीं सेना अभी भी सर्दियों की लड़ाई से कमजोर है और भारी हथियारों में कमजोर है। नए पैंथर और टाइगर टैंकों की डिलीवरी तय समय से पीछे चल रही थी और सैनिकों तथा ईंधन दोनों की कमी बनी हुई थी। वसंत की कीचड़ ने समस्या बढ़ाई और बार बार देरी कराई। इससे पहले मई की शुरुआत, फिर जून और अंत में जुलाई की शुरुआत के लिए तय किया गया था। इन स्थगनों ने लाल सेना को अपनी रक्षा तैयार करने के लिए कीमती समय दे दिया और वेरमाख्ट को और भी कम अनुकूल परिस्थितियों में अपना बड़ा दाव लगाने की कोशिश में छोड़ दिया। ऑपरेशन सिटाडेल सिर्फ एक साहसी कदम नहीं था, बल्कि यह एक जोखिम था जिसे हिटलर ने स्टालिनग्राद में शुरू हुई गिरावट को पलटने के लिए जरूरी समझा। (1943) की शुरुआत तक स्टालिन और स्तावका यानी रूसी उच्च कमान जानते थे कि हिटलर जल्दी या देर से पूर्वी मोर्चे पर जर्मनों की स्थिति फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा। सोवियत खुफिया एजेंसी ने स्विट्जरलैंड के जासूसी नेटवर्क और ब्रिटिश अल्ट्रा इंटरसेप्ट सहित कई स्रोतों से जानकारी जुटाई थी। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था कि अगला जर्मन हमला कहां हो सकता है। हालांकि विवरणों को लेकर अभी भी विवाद था, जैसे सटीक समय, ताकत
और हमले की दिशा। लेकिन सोवियतों के दिमाग में कुर्स्क उभार सबसे संभावित केंद्र बिंदु के रूप में उभरा। मार्शल जॉर्जी झुकोव, जिन्हें स्टालिनग्राद के बाद रणनीतिक प्रभाव में बढ़ोतरी मिली थी, ने एक रक्षात्मक रणनीति के लिए जोर दिया जो किसी भी जर्मन हमले को रोक सके और उसकी धार कुंद कर सके। जैसा कि उन्होंने 8 अप्रैल 1943 को स्टालिन को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी थी। उद्धरण: पहले चरण में दुश्मन अपनी सबसे बेहतरीन ताकतों को इकट्ठा करके, जिसमें 13 से 15 टैंक डिवीजन शामिल हैं, और बड़ी संख्या में विमानों के समर्थन के साथ उत्तर पूर्व से अपने क्रोम्स्कोम ओरेल समूह और दक्षिण पूर्व से बेलगोरोद खारकोव समूह के साथ कुर्स्क पर हमला करेगा। मैं हमारे बलों के लिए निकट भविष्य में दुश्मन से पहले हमला शुरू करने को अनुचित मानता हूं। यह बेहतर होगा कि दुश्मन को हमारी रक्षा पंक्तियों के खिलाफ खुद को थका देने दें और उसके टैंकों को नष्ट कर दें, और फिर ताजा रिजर्व बलों को लाकर व्यापक आक्रमण शुरू करें, जिससे उसकी मुख्य शक्ति का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। उद्धरण समाप्त। इस निर्देश के तहत सोवियत उच्च कमान ने रोक्सोसोव्स्की को केंद्रीय मोर्चे यानी उभार के उत्तरी हिस्से पर और वातुतिन को वोरोनेज मोर्चे यानी दक्षिणी हिस्से पर नियुक्त किया। इस दौरान इवान कोनेव के साथ स्टेपी मोर्चा रणनीतिक रिजर्व के रूप में पूर्व की ओर रखा गया था, ताकि जर्मनों के अपनी सेनाएं झोंक देने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। वसंत के महीनों में सोवियत रक्षा तैयारियां लगभग औद्योगिक स्तर पर पहुंच गई थीं। केंद्रीय और वॉर्नेज मोर्चों ने अपने क्षेत्रों में 3 मुख्य रक्षा पंक्तियां बनाई थीं, जो किलेबंदी क्षेत्रों में बटी थीं। इनके पीछे पीछे हटने की स्थिति के लिए 3 अतिरिक्त पंक्तियां तैयार की गई थीं। तीनों मुख्य रक्षा पंक्तियों की कुल गहराई लगभग 40 किलोमीटर थी। कुर्स्क के दोनों ओर 6 रक्षा पंक्तियों की पूरी प्रणाली की गहराई 130 से 150 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके आगे स्टेप्पे मोर्चा द्वारा और भी अधिक रक्षा पंक्तियां संभाली जा रही थीं, जिससे कुल रक्षा गहराई कुछ अनुमानों में लगभग 300 किलोमीटर तक पहुंच रही थी। इंजीनियरिंग कार्य बेहद व्यापक था। सोवियत युद्ध अभियंता और बड़ी संख्या में नागरिक गर्मी 1943 तक लगभग 3 लाख मजदूर खाइयां खोद रहे थे, टैंक रोधी खाइयां बना रहे थे, कांटेदार तारों की बाड़ लगा रहे थे और मशीन गनों के लिए छुपे हुए ठिकाने तैयार कर रहे थे। बारूदी सुरंगों के क्षेत्र तेजी से बढ़े। 5 लाख से अधिक टैंक रोधी बारूदी सुरंगें और लगभग 4,40,000 एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें इस उभरे हुए क्षेत्र में बिछाई गईं, जिनका सबसे अधिक घनत्व पहली रक्षा पंक्ति के भीतर था। इन बारूदी सुरंग क्षेत्रों में से कुछ में प्रति किलोमीटर लगभग 1500 टैंक रोधी बारूदी सुरंगें और लगभग 1700 एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें थीं। सिर्फ संदर्भ के लिए, इसका अर्थ है हर 60 सेंटीमीटर या 2 फीट चलने पर लगभग तय था कि आप बारूदी सुरंग पर पैर रखेंगे। संभावित हमलों के रास्तों पर मजबूत चौकियां बनाई गईं। हर मजबूत चौकी में आमतौर पर कई एंटी टैंक गन, हल्के हथियार, बंकर और मोर्टार शामिल होते थे। स्थिर रक्षा मजबूत करने के लिए जमीन में गाड़े गए बख्तरबंद वाहन और स्वचालित तोपें इस्तेमाल हुईं। सोवियतों ने मोबाइल बाधा टुकड़ियां भी तैनात की थीं, जो विशेषज्ञ इंजीनियर इकाइयां थीं, जिनका काम जर्मन बख्तरबंद टुकड़ियों के रास्ते में बारूदी सुरंगें और बाधाएं बिछाना था। ये डिवीजन, कोर और फ्रंट स्तरों पर लचीले एंटी टैंक रिजर्व के रूप में काम कर रहे थे। स्टावका ने भी ऑपरेशनल रिजर्व का भंडारण किया था, जो दुश्मन के पलटवार के जवाब में किए जाने वाले पलटवार के लिए तैयार थे। जैसे ही जर्मन आक्रमण की गति धीमी पड़ी, रोकोसोव्स्की, वातुतिन और बाद में कोनेव के अधीन सोवियत बल जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकते थे। स्टालिन, झुकोव और सोवियत कमान ने तय किया था कि वे जर्मन हमले से पहले पूरा आक्रमण नहीं करेंगे। वे जर्मनों को आने देंगे, रक्षा पंक्तियों में फंसाकर भारी नुकसान पहुंचाएंगे और फिर जवाबी हमला करेंगे। इन सब ने कुर्स्क को सिर्फ एक उभार से कहीं ज्यादा बना दिया। सोवियतों के लिए इसे एक किले, एक जाल के रूप में तैयार किया जा रहा था। जब जर्मनों ने जुलाई में हमला किया तो उन्हें सिर्फ मोर्चा तोड़ने की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि तैयार की गई रक्षा पंक्तियों,
बारूदी सुरंगों, रिजर्व बलों और घात लगाए बैठी रूसी सेनाओं की भूल भुलैया का भी सामना करना था, जो पलटवार करने के लिए तैयार थीं। 5 जुलाई 1943 की सुबह कुर्स्क उभार के विशाल समतल मैदान ऑपरेशन सिटाडेल की पहली गड़गड़ाहट से कांप उठे। टैंक आगे बढ़ने से पहले जर्मनों ने उत्तर में 1.5 घंटे और दक्षिण में 1 घंटे तक सोवियत मोर्चों पर जबरदस्त तोपखाने की बमबारी की। हजारों गोलों की गड़गड़ाहट के साथ जल्द ही लुफ्टवाफे बमवर्षकों की गर्जना भी जुड़ गई, जिन्होंने रक्षात्मक ठिकानों और सोवियत हवाई अड्डों पर हमला किया ताकि प्रतिरोध को कमजोर किया जा सके और आसमान पर नियंत्रण पाया जा सके। फिर बख्तरबंद अग्रिम दस्ते आगे बढ़े। जर्मन हमले के केंद्र में उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे टाइगर, पैंथर और फर्डिनेंड टैंक। टाइगर 1 एक विशालकाय टैंक था। इसकी मोटी बख्तरबंद और 88 मिलीमीटर की तोप सोवियत टैंकों को लंबी दूरी से नष्ट करने में सक्षम थी। इसकी सामने की बख्तरबंद 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा हो सकती थी और इसका वजन 50 टन से ज्यादा था। एक धातु का किला जिसे बहुत कम सोवियत हथियार सामने से भेज सकते थे। पैंथर जो नया था और अभी तक पूरी तरह से परखा नहीं गया था, उसमें रफ्तार के साथ साथ एक घातक 75 मिलीमीटर की उच्च वेग वाली तोप थी और इसकी ढलान वाली सामने की बख्तरबंद ने इसे पहले के जर्मन टैंकों से बेहतर सुरक्षा दी थी। आखिरी और कम महत्वपूर्ण नहीं था फर्डिनेंड, जिसे बाद में एलिफेंट कहा गया, जो युद्ध क्षेत्र का असली दैत्य था। इसका वजन 65 टन था और इसमें 88 मिलीमीटर की तोप लगी थी। इसका कवच कुछ जगहों पर लगभग 200 मिलीमीटर मोटी थी। अधिकांश सोवियत तोपों की गोलियां इससे टकराकर बस उछल जाती थीं, ज्यादा असर नहीं करती थीं। इसका नुकसान यह था कि फर्डिनेंड भारी और धीमा था। इसकी गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 19 मील प्रति घंटा से थोड़ी कम थी और बाकी सभी मशीनों की तरह यह भी यांत्रिक खराबी के लिए संवेदनशील था। उत्तरी सेक्टर में कर्नल जनरल वॉल्टर मॉट्सले की 9वीं सेना ने ओरल के आसपास से दक्षिण की ओर अपनी बढ़त शुरू की। मॉट्सले के सैनिकों को तुरंत ही गहरे बारूदी सुरंग क्षेत्रों, मजबूत टैंक रोधी मोर्चों और अच्छी तरह से तैयार सोवियत रक्षा पंक्तियों का सामना करना पड़ा। तोपखाने के समर्थन और हवाई बमबारी के बावजूद जैसे ही सोवियत जवाबी हमलों ने उनके पार्श्वों पर हमला किया, उनकी बढ़त लगभग रुक सी गई। प्रगति केवल कुछ ही किलोमीटरों में मापी जा रही थी और मॉट्सले की सेनाएं खुद को उन रक्षा पंक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए पा रही थीं, जिन्हें वे तेजी से तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। दक्षिण में जनरल हरमन हूथ की 4थी पैंजर सेना को पॉल हाउजर के अधीन 2वीं एसएस पैंजर कोर की सहायता प्राप्त थी, जहां उन्हें बेहतर भूभाग और थोड़ी कमजोर सोवियत अग्रिम चौकियां मिली। यहां जर्मन तेजी से आगे बढ़ सकते थे और भारी टैंक अपनी मारक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। दक्षिणी टुकड़ियों में टाइगर और पैंथर टैंकों की संख्या अधिक थी, साथ ही कई फर्डिनेंड भी शामिल थे। उनका काम सोवियत मोर्चों को तोड़ना, उभार की गहराई में घुसना और प्रोखोरोव्का शहर की ओर बढ़ना था, जहां जर्मन योजनाकारों को निर्णायक टकराव की उम्मीद थी। फिर भी यहां भी आगे बढ़ना आसान नहीं था। सोवियत रक्षा पंक्तियां परत दर परत और चालाकी से सजाई गई थीं। तोपखाना छिपी हुई जगहों के पीछे गड़ा हुआ था। बारूदी सुरंगों के क्षेत्र जमीन के नीचे छुपे हुए थे और टैंक रोधी तोपें मजबूत मोर्चों से तनी हुई थीं। फिर भी हूथ आत्मविश्वासी और दृढ़ थे। बाद में उन्होंने मोर्चों में जमे रूसियों के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में लिखा। उद्धरण: बदलती परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ढलने की क्षमता ही सफल नेतृत्व का सार है। उद्धरण समाप्त। जैसे जैसे आक्रमण का पहला सप्ताह बीतता गया, दोनों क्षेत्रों में जर्मन इकाइयों पर दबाव महसूस होने लगा। वाहनों में खराबी आने लगी, आपूर्ति लाइनों पर भारी दबाव पड़ गया। हर किलोमीटर बारूदी सुरंगें हटानी, मोर्चाबंद सोवियत तोपें निष्क्रिय करनी और लगातार गोलाबारी में आगे बढ़ना पड़ता था। दक्षिणी सेनाएं उत्तर की तुलना में ज्यादा अंदर घुसपैठ कर पाईं, लेकिन
सोवियत रक्षकों को घेरने वाला दो तरफा घेराबंदी अभी तक नहीं बन पाया था। रेड आर्मी ने अपनी रिजर्व सेनाओं को सावधानीपूर्वक थोड़ी दूरी पर रखा, देखती रहीं और इंतजार करती रही, ताकि जैसे ही जर्मन बख्तरबंद टुकड़ियां पूरी तरह से आगे बढ़ें और कमजोर हों, वे पलटवार करने के लिए तैयार रहें। जुलाई मध्य तक जर्मन आक्रमण को कुछ स्थानीय सफलताएं मिलीं, लेकिन वे हिटलर की अपेक्षित व्यापक सफलता से दूर थीं। उत्तर की ओर बढ़त लगभग पूरी तरह से रुक गई थी और दक्षिण की ओर घुसपैठ हालांकि ज्यादा गहरी थी, लेकिन उसे भी बढ़ती हुई प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। वेरमाक्ट के बख्तरबंद दैत्य टाइगर, पैंथर और फर्डिनेंड्स भयावह रूप से प्रभावी साबित हुए थे, लेकिन वे अजेय नहीं थे। अब अगली बड़ी भिड़ंत के लिए मंच तैयार था। प्रोखोरोव्का में विशाल टैंक युद्ध, जो जर्मन तकनीक और सोवियत जुझारूपन दोनों की परीक्षा लेने वाला था, जिसे कुछ लोग युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध भी कहते हैं। अब मोर्चे तय हो चुके थे, सैनिक तैयार थे और कुर्स्क के मैदान आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे। 12 जुलाई 1943 को प्रोखोरोव्का के पास फैले विशाल मैदान इतिहास के सबसे तीव्र और विवादित टैंक युद्धों में से एक के मंच बन गए। जैसे ही सुबह हुई, हवा धुएं और दूर से आती तोपों की गड़गड़ाहट से भारी थी। हजारों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के भार से जमीन कांप उठी, जो सभी कुर्स्क की लड़ाई को परिभाषित करने वाली भिड़ंत के लिए तैयार थे। जर्मन जनरल हरमन हूथ के नेतृत्व में अपनी सबसे बेहतरीन सेनाओं को इस निर्णायक संघर्ष में झोंक चुके थे। द्वितीय एसएस पेंजर कोर जनरल पॉल हाउजर के नेतृत्व में जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ा। उनके हमले के केंद्र में थे शक्तिशाली टाइगर फन टैंक, जो ऐसे दैत्य थे जो सोवियत टैंकों को लंबी दूरी से नष्ट कर सकते थे। नए पैंथर टैंक, जो हल्के, तेज और तिरछे कवच वाले थे, सोवियत रक्षा को प्रभावी ढंग से भेदने में सक्षम थे। उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे फर्डिनेंड असॉल्ट गन, जो विनाशकारी मारक क्षमता देते थे, पर उनकी गतिशीलता सीमित थी। हालांकि सोवियत पक्ष तैयार था। जनरल पावेल रोटमिस्त्रोव के नेतृत्व में 5वीं गार्ड्स टैंक आर्मी जर्मन हमले का सामना करने को तैयार थी। उनकी सेना में मजबूत T-34 मध्यम टैंक शामिल थे, जो अपनी ढलान वाली बख्तरबंदी और 76.2 मिलीमीटर की तोपों के लिए प्रसिद्ध थे, जो नजदीकी दूरी पर जर्मन टैंकों को टक्कर दे सकते थे। KV-1 भारी टैंक भले ही धीमे और कम संख्या में थे, लेकिन अपनी मोटी बख्तरबंदी और शक्तिशाली हथियारों के साथ जबरदस्त प्रतिरोध प्रदान करते थे। इसके अलावा सोवियत सेना ने कई तरह के टैंक रोधी हथियार तैनात किए, जिनमें 45 मिलीमीटर और 76.2 मिलीमीटर की टैंक रोधी तोपें शामिल थीं, जिन्हें दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों की बढ़त को रोकने के लिए बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत जोरदार गोलाबारी के साथ हुई, जब जर्मन तोपखाने और लुफ्टवाफे बमवर्षकों ने सोवियत मोर्चों को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद सोवियत रक्षा पंक्तियां मजबूती से टिकी रहीं। जैसे ही जर्मन टैंक आगे बढ़े, उन्हें तैयार टैंक रोधी चौकियों, बारूदी सुरंगों और खाई में छिपी पैदल सेना का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी गति धीमी हुई और भारी नुकसान हुआ। ये मुठभेड़ नजदीकी लड़ाई में बदल गई, जहां टैंक धुएं से भरे युद्ध क्षेत्र में घूमते हुए बेहद करीब से एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे। हवा जलते हुए ईंधन की तीखी गंध और गोलाबारी की बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट से भारी थी। जमीन पर नष्ट हुए टैंकों का मलबा बिखरा पड़ा था, जिनके ढांचे इस भीषण युद्ध की क्रूरता की भयावह याद दिला रहे थे। अराजकता के बीच जनरल हूथ ने अपनी सेनाओं के सामने आई चुनौतियों पर टिप्पणी की। उद्धरण: नेतृत्व ने अपनी रूढ़ ढर्रे पर चलने की पुरानी प्रवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपनी असहायता पर विजय पाली थी। उद्धरण समाप्त। यह स्वीकारोक्ति अप्रत्याशित प्रतिरोध और युद्ध क्षेत्र की बदलती प्रकृति के सामने आवश्यक अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है। प्रारंभिक जर्मन बढ़त के बावजूद सोवियत जवाबी हमलों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। 5वीं गार्ड्स टैंक सेना ने समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की,
जर्मन लाइनों में कमजोरियों का फायदा उठाया और भारी नुकसान पहुंचाया। जर्मन बल बहुत फैल गए थे और बढ़ते नुकसान के चलते गति बनाए रखने में संघर्ष कर रही थीं। प्रोखोरोव्का की लड़ाई तुरंत प्रसिद्ध हुई, जिसे सोवियत स्रोतों में इतिहास की सबसे बड़ी टैंक भिड़ंत कहा जाता है। समकालीन सोवियत विवरणों के अनुसार कहा जाता है कि मैदान पर 1200 से अधिक टैंक एक विशाल भिड़ंत में आमने सामने आए। यह आंकड़ा लाल सेना के प्रतिरोध के पैमाने और वीरता को और भी बड़ा दिखाता है। इन आंकड़ों को खूब प्रचारित किया गया और युद्धकालीन प्रचार का आधार बना, जिसमें इस भिड़ंत को बख्तरबंद दिग्गजों के बीच प्रलयकारी संघर्ष दिखाया गया। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों ने इन आंकड़ों में काफी संशोधन किया है। जर्मन और सोवियत दोनों अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि वास्तव में दोनों पक्षों की ओर से लड़ाई में शामिल टैंकों की संख्या 600 से 800 के बीच थी। ये संख्या किसी भी मानक के अनुसार अभी भी बहुत बड़ी है, लेकिन सोवियत कथा में जितना दावा किया गया था उससे कहीं कम है। इतिहासकार डेविड ग्लैंट्स के शब्दों में उद्धरण, प्रोखोरोव्का की लड़ाई इतिहास में एक ही दिन में सबसे बड़ी टैंक लड़ाई नहीं थी। इसने जर्मनी की पेंजर सेनाओं के अंत का संकेत नहीं दिया और न ही ये ऐसी लड़ाई थी जिसने पूर्वी मोर्चे पर पूरे युद्ध के भाग्य को तय किया हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुठभेड़ थी और सोवियत 5वीं गार्ड्स टैंक सेना के लिए एक आपदा थी। उद्धरण समाप्त। ये संतुलित मूल्यांकन प्रोखोरोव्का की दोनों किंवदंती और वास्तविकता को दर्शाता है। जर्मन सेना निर्णायक सफलता नहीं पा सकी क्योंकि पिंसर की प्रगति धीमी होकर रुक गई, लेकिन प्रोखोरोव्का में सोवियत 5वीं गार्ड्स टैंक सेना को लड़ाई का सबसे बड़ा भार उठाना पड़ा। सोवियतों को सैनिकों और टैंकों दोनों में बेहद भारी नुकसान उठाना पड़ा और अनुमान है कि एक ही दिन में सैकड़ों टैंक नष्ट या निष्क्रिय हो गए। रणनीतिक रूप से प्रोखोरोव्का ने अंततः सोवियत जवाबी हमले और सिटाडेल की विफलता में योगदान दिया। सामरिक रूप से दक्षिण में जर्मन बख्तरबंद सेना ने मोर्चा अच्छी तरह संभाला और इसके बाद सोवियतों का वीरतापूर्ण जवाबी हमला बहुत भारी कीमत पर आया, भले ही इसने एक रणनीतिक मोड़ की शुरुआत को चिन्हित किया। प्रोखोरोव्का द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे प्रतिष्ठित टैंक लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि वहां की लड़ाई का पैमाना और तीव्रता अभूतपूर्व थी। लड़ाई की नजदीकी, प्रकृति और युद्ध के सबसे शक्तिशाली टैंकों की तैनाती ने मिलकर बख्तरबंद युद्ध का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिसने इतिहासकारों और शौकीनों दोनों को लंबे समय से मोहित किया है। लड़ाई के बाद युद्ध क्षेत्र में 500 से अधिक टैंकों और असॉल्ट गनों के अवशेष बिखरे पड़े थे, जो इस टकराव की भीषणता का प्रमाण थे। मानव हानि भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए। प्रोखोरोव्का की लड़ाई ने पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक मोड़ लाया। जर्मन सेना निर्णायक सफलता हासिल करने में असफल रही, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोवियत सेना ने हमले को झेलते हुए पहल अपने हाथ में ले ली और जवाबी हमला शुरू किया, जिससे जर्मनों को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल कर लिया। ऑपरेशन सिटाडेल के समाप्त होने के बाद सोवियत सेना ने तेजी से रक्षा से आक्रमण की ओर कदम बढ़ाया। जुलाई 1943 के मध्य तक रेड आर्मी ने अपनी रिजर्व सेनाओं को सावधानीपूर्वक तैनात कर दिया था और दो बड़े जवाबी हमले शुरू किए गए। उत्तर में ओरेल सैलिएंट के खिलाफ ऑपरेशन कुतुजो और दक्षिण में बेल्गोरोड और खार्कोव की ओर ऑपरेशन पोल्कोवोदेत्स रुम्यानसेव। 12 जुलाई को शुरू हुए ऑपरेशन कुतुजो में 13 लाख से अधिक सोवियत सैनिक शामिल थे, जिन्हें हजारों तोपों और सैकड़ों टैंकों का समर्थन प्राप्त था। मार्शल जॉर्जी झुकोव और जनरल निकोलाई वातुतिन ने इस हमले की योजना बनाई, जिसका दोहरा उद्देश्य था जर्मन दूसरी पेंजर सेना को घेरना और जर्मन उत्तरी सेक्टर की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना। सिटाडेल आक्रमण की विफलता के बाद अगस्त मध्य तक सोवियत सेनाएं जर्मन मोर्चों में घुस चुकी थीं।
टुकड़ियों को घेरकर 18 अगस्त तक जर्मनों को ओरेल से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी समय ऑपरेशन पोल्कोवोदेत्स रुम्यान्त्सेव 3 अगस्त को दक्षिणी क्षेत्र में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य खार्किव को मुक्त कराना और बेल्गोरोड में जर्मन उपस्थिति को समाप्त करना था। इस आक्रमण में पहली और 5वीं गार्ड्स टैंक सेनाएं, साथ ही कई राइफल डिवीजनें शामिल थीं। सोवियतों ने संयुक्त बलों की रणनीति अपनाई, जिसमें पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद और हवाई समर्थन का समन्वय किया गया, ताकि जर्मन रक्षा के अत्यधिक विस्तार से बने अंतराल का लाभ उठाया जा सके। 23 अगस्त तक सोवियत सैनिकों ने खार्कोव को मुक्त करा लिया था, जो युद्ध के दौरान आखिरी बार था जब यह शहर हाथ बदला, और इसने रेड आर्मी की बढ़ती संचालन क्षमता को दर्शाया। इन जवाबी हमलों के प्रति जर्मन प्रतिक्रिया जनशक्ति की कमी, बख्तरबंद वाहनों की कमी और अत्यधिक फैली हुई आपूर्ति लाइनों के कारण सीमित थी। हिटलर ने यह समझते हुए कि ऑपरेशन सिटाडेल अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा है और जर्मन सेना लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रख सकती, 13 जुलाई 1943 को सिटाडेल को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया। जर्मन कमांडरों, जिनमें मानस्टीन और हूथ शामिल थे, ने मोर्चे को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास विकल्प सीमित थे। दक्षिणी पिंसर से बची इकाइयों को अक्सर जल्दी बनी खाइयों और टूटे किलेबंदियों के पीछे रक्षात्मक स्थिति लेनी पड़ी। दोनों पक्षों को भारी जनहानि और उपकरणों का नुकसान हुआ। सोवियत स्रोतों के अनुसार केवल ऑपरेशन कुतुजोव के दौरान लगभग 4,30,000 हताहत हुए, जिनमें से 1,12,000 से अधिक मारे गए। ऑपरेशन सिटाडेल के दौरान जर्मन नुकसान में लगभग 2 लाख सैनिक शामिल थे, साथ ही 700 टैंक और 1,000 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। ये आंकड़े अभियान की मानवीय और भौतिक लागत का केवल आंशिक रूप से ही वर्णन करते हैं। सैनिकों ने कठिन युद्ध परिस्थितियों का सामना किया और पूरी इकाइयां हफ्तों तक लड़ने में अक्षम रहीं। रणनीतिक रूप से सिटाडेल का अंत पूर्वी मोर्चे पर स्थायी बदलाव का संकेत था। जर्मनी, जिसने पहल खो दी थी और अपूरणीय नुकसान झेले थे, 1943 के बाकी समय के लिए रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर हो गया। सोवियत संघ ने दूसरी ओर गहरी आरक्षित सेनाएं, बहुस्तरीय रक्षा और कई मोर्चों के बीच संचालनात्मक समन्वय की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया था। कुतुजोव और पोल्कोवोदेत्स रुम्यान्त्सेव की सफलता से लाल सेना ने पहल संभाली, जिससे वेहरमाख्ट पीछे हटने को मजबूर हुआ और उनकी आक्रामक कार्रवाइयों की नींव पड़ी। इससे जर्मन सेनाएं लगातार पश्चिम की ओर पीछे हटी गईं, जो अंततः 1945 में बर्लिन के पतन में योगदान देने वाला एक बड़ा कारण बना। जैसा कि इतिहासकार डेविड ग्लैंस ने बताया है, जर्मनों ने भले ही प्रोखोरोव्का में विनाशकारी हार से बच निकले हों, लेकिन सिटाडेल की विफलता और उसके बाद सोवियत प्रतिआक्रमणों ने पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक पहल वापस पाने की उनकी सारी उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दीं। कुर्स्क की लड़ाई ने द्वितीय विश्व युद्ध और बख्तरबंद युद्ध के इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ी। पहली बार लाल सेना ने न केवल एक बड़ा जर्मन आक्रमण झेला, बल्कि वह सहजता से एक निरंतर, बड़े पैमाने के प्रतिआक्रमण में उतर गई। ऑपरेशन कुतुजोव और पोल्कोवोदेत्स रुम्यान्त्सेव की सफलता ने दिखा दिया कि सोवियत संघ अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, ये समन्वित बहुमोर्चा अभियानों की योजना और क्रियान्वयन में सक्षम था, जिसमें गहरी आरक्षित सेनाएं दुश्मन की कमजोरियों का लाभ उठाने को तैयार थीं। लाल सेना की संयुक्त हथियार रणनीति में बढ़ती परिपक्वता, पैदल सेना, बख्तरबंद बलों, तोपखाने और हवाई समर्थन के बीच समन्वय बाद के अभियानों के लिए एक आदर्श बन गया, जिसने जर्मन सेनाओं को लगातार पश्चिम की ओर धकेल दिया। वेहरमाख्ट के लिए कुर्स्क एक मानसिक और शारीरिक झटका भी था। ऑपरेशन सिटाडेल की विफलता ने जर्मन अजेयता की उस छवि को तोड़ दिया जो युद्ध के शुरुआती दिनों से बनी हुई थी। हिटलर की निर्णायक सफलता पर जोर देने की वजह से जर्मनों को अपूरणीय सैनिक, टैंक और विमान खोने पड़े, जिससे वे पूर्वी मोर्चे पर
हमेशा के लिए रक्षात्मक स्थिति में आ गए। यहां तक कि उनकी सबसे डरावनी पैंजर टुकड़ियां भी अब युद्ध की गति तय करने में सक्षम नहीं रहीं। डेविड ग्लैंस बताते हैं कि इस अभियान ने जर्मन सैन्य योजना की सीमाएं और सोवियत सैन्य मशीन की दृढ़ता दोनों को उजागर कर दिया, जिसने वेहरमाख्ट के सबसे शक्तिशाली हमलों को सहना, झेलना और अंततः उसका जवाब देना सीख लिया था। कुर्स्क तब से औद्योगिक युद्ध और पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक मोड़ का प्रतीक बन गया है। इसे न केवल इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई के लिए याद किया जाता है, बल्कि दोनों पक्षों की बारीकी से की गई तैयारी, खुफिया जानकारी और प्रयासों के विशाल पैमाने के लिए भी याद किया जाता है। आज यह युद्ध की चुनौतीपूर्ण प्रकृति का प्रमाण है। बिजली जैसी तेज हमलों और तेज गति से की गई चालों से लेकर थकाऊ समन्वित अभियानों तक अभूतपूर्व पैमाने पर संयुक्त जनशक्ति, सामग्री और योजना बनाई गई थी। सैन्य इतिहास में कुर्स्क केवल एक लड़ाई नहीं था, ये वो क्षण था जब युद्ध की गति निर्णायक रूप से बदल गई और रेड आर्मी ने बर्लिन की ओर अपनी अनवरत बढ़त शुरू कर दी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक चली गई।